हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 अर्थात अगले वर्ष जो मैट्रिक की एग्ज़ाम होने वाली है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023, इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो किस विषय के? सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, उसमें मैट्रिक के लिए सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका उत्तर देखेंगे। और यह चूँकि मॉडल पेपर जारी किया गया है तो संभावना मैक्सिमम यही रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में भी मिलेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप जानते ही हैं कि यह 2 घंटे 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा और कुल पूर्णांक इसका 80 होगा, मतलब 80 नंबर का होगा। तो इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स, उसका हम लोग आंसर देखेंगे, उत्तर देखेंगे और कुछ प्रश्नों का व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हों, तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक के बहुत सारे कंटेंट डाले गए हैं, सभी सब्जेक्ट का, लगभग हिस्ट्री का हो गया आपको, फिर भौतिकी का हो गया, मैथ का हो गया। तो ये सब जा करके आप विस्तृत रूप से देख लेंगे, जिससे आपको गहन नॉलेज होगा और आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे। और पिछले वर्ष जैसे 2018, 19, 20, ये सब का जो पिछले वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमने आंसर कराया हुआ है, तो वहाँ पर भी जा करके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरे को फ़ायदा हो सके। और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें क्या है दिया गया डायरेक्शन, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक का प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। आपके द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें और केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। स्पष्ट है कि इसमें कुल 80 क्वेश्चन होंगे। देखिए, 40 गुना 1 बराबर 40 लिखा हुआ है, मतलब आपको 40 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं, उसके लिए आपको 40 अंक ही मिलेगा। उसे अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है प्रथम क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? अर्थात भारतीय जनता पार्टी इज कॉल्ड द री-एनकार्नेशन ऑफ विच पार्टी? कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो बन करके आई, अभी हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ही हमारे देश में सरकार है। और इस सरकार का मुखिया कौन है, नेता कौन है? तो आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस पार्टी के नेता हैं और वही प्रधानमंत्री हैं। तो इसका पुनर्जन्म किसको कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1957 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना 1957 में की गई थी। लेकिन जब आपातकाल लग गया देश में, तो फिर 1977 के बाद 1980 में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। इस कारण ही भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी बातें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा आंसर सी होगा, महाराष्ट्र में। अब जो दलित पैंथर्स नामक जो संगठन था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना चाहिए 21 मई को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में थे। अच्छा, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो नामदेव दखाल और JB पवार, ये दोनों इसके संस्थापक थे मुख्य रूप से।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जानना हो तो ये भी जानेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलें। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 73वां ग्राम पंचायत से होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बलवंत राय मेहता समिति अपने प्रतिवेदन में कितनी स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स इसके लिए वे त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें आप देखते हैं ग्राम पंचायत है, दूसरे नंबर पर आपका पंचायत समिति है और तीसरे नंबर पर जिला परिषद है। तो यह इससे संबंधित कौन है? बलवंत राय मेहता जी, आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो यह फ्रेंड्स मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। चलिए अब लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो यह राज्य बिहार है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। ठीक है, चलिए आगे लग प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कहता है कि दल बदल कानून, एक मिनट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जरा स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से। कहता है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। यह किस समय आया था? तो जिस समय राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। आगे प्रश्न की तरफ चलें तो ये प्रश्न रहा आपका, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगाववाद। अलगाव क्षेत्र जो अलगाववाद है क्षेत्रवाद की भावना का एक बहुत बड़ा कुपरिणाम है। फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य ने लिखा था। महान विधि निर्माता थे ये चाणक्य, जिन्होंने लिखा था। एक बात, अर्थशास्त्र से आपको लगता है कि अर्थशास्त्र के बारे में इसकी जानकारी होगी, तो ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक से संबंधित बातें लिखी गई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। तो यह है, इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर भारत हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था अन्य देश की अपेक्षा अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो फ्रेंड्स भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? कनाडा से प्रभावित है। आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो ये आपका सही जवाब डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। और यह भी बात ध्यान रखेंगे आप कि 8वीं अनुसूची में अभी कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं, जिसमें बिहार का मैथिली भी इसमें शामिल है। ठीक है, भोजपुरी को मत समझिएगा, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ये भारतीय चुनाव आयोग की होती है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह रखा गया है आपको समवर्ती सूची में। ठीक है, 3 प्रकार की सूची है ना, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, जिसमें शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको ज़रा ध्यान रखिएगा, वो आपको फायदेमंद रहेगा विशेष नॉलेज के लिए भी। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाए तो उसका भी आप आंसर दे सकेंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ देखिए, होआ, एक मिनट,
आपको स्पष्ट रूप से मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है यह कि होआ होआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ये हुइन फूसो ने किया था। ये राजनीतिक नेता थे वहाँ के, इन्होंने ही शुरू किया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो यह फ्रेंड्स कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस समझौता का नाम दिया गया है हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता इसका नाम दिया गया है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो वही आप जानते होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। वही गांधी जी जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। मालूम है गांधी जी के 4 पुत्र थे, हीरा लाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। यह भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो ये अहमदाबाद किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। तो यह कलकत्ता अधिवेशन में कब 1906 इसकी अध्यक्षता किए थे किसने? तो वही दादा भाई नौरोजी, भारत के वयोवृद्ध पुरुष जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आ जाते हैं दांडी पे। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको मालूम होना चाहिए 12 मार्च 1930 को यह कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से शुरू होता है और दांडी तक यात्रा करते हैं गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ कुल 24 दिन, और 5 अप्रैल की रात में ही पहुंच जाते हैं दांडी। फिर 6 अप्रैल को स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। ये है दांडी कहाँ में? तो गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधी जी किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको विशेष नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज 30 में, द्वितीय 31 में और तृतीय 32 में। 3 गोलमेज हुआ ना। तो तीनों गोलमेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और सिर्फ द्वितीय गोलमेज में ही गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समक्ष ये रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ठीक से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब चलिए थे सुभाष चंद्र बोस की। तो 1938 में 1938 में ये क्या हुए? तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 1938 में ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और उसके बाद फिर 1939 में भी ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो जो 1938 में अध्यक्ष बने थे, यह अध्यक्ष बनने के बाद जब ये दोबारा अध्यक्ष बने 39 में मध्य प्रदेश के हरिपुरा में, तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, और ये बनने के बाद इनका विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि 1939 में गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था, जिनको भारी मतों से ये पराजित कर दिए थे। फिर से दोबारा अध्यक्ष बन गए, लेकिन उसमें गतिरोध था। ठीक है, उसमें गतिरोध था। तो इस गतिरोध से उब करके इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अपनी एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किसने बनाई?
ये सुभाष चंद्र बोस ने। और 1938 में ये जो अध्यक्ष चुने गए थे गुजरात के हरिपुरा में। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखते हैं बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं था? तो मित्र राष्ट्र जर्मनी नहीं था। ठीक है, ये तो धुरी राष्ट्र था, बाकी ये सब मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन आपको इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और इनके साथ सी.आर. दास भी थे, दोनों मिलकर के किए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो यह हुआ था आपको अमेरिका में। क्या हुआ था? अमेरिका में 1991 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो पहले बहुत बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ रूस था, लेकिन जब विघटन हो गया तो इसके बाद आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, और वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जबकि उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो जिनका संबंध इंडिया से है। यह भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य देश नहीं है? दक्षेस कहे तो सार्क। ठीक है, इसमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? मतलब यहाँ पर इंग्लिश टर्म देखिए, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य की बात करें तो ये इंडोनेशिया नहीं होगा, इसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश होगा। भूटान की राजधानी थिम्पू जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है, और बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, अब आगे चलिए। रूसो किस देश का रहने वाला था? पीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। रूसो फ्रांस का रहने वाला था। रूसो समझ के रूस मत समझ जाइएगा, कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। रूसो था फ्रांस के रहने वाला, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मालूम है। पेरिस सी नदी के किनारे है, यह भी आपको मालूम है। एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर फ्रांस में ही है। आते हैं यहाँ पर, और ये कहता है अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो ये एक साप्ताहिक उर्दू अखबार था। इसका संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। आप भूल से भी एपीजे अब्दुल कलाम मत लगाइएगा, ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक भी थे। लेकिन अल हिलाल का संपादन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 सितंबर को इनका जन्मतिथि होता है, जन्मदिन। और इन्हीं के दिन है ना शिक्षा दिवस हम लोग बनाते हैं, बिहार का शिक्षा दिवस 11 नवंबर 1888, याद रहिए इनका जन्मदिन था। तो और ये लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। सारी बात को ध्यान में रखना है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा बाइबल। बाइबिल का इन्होंने छपाई की। ठीक है, बाइबिल क्या है? तो बाइबिल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, और आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। ठीक है ना, क्रिसमस। तो यह काफ़ी संबंध रखता है ईसाई धर्म से। अब चलिए, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये किए थे यंग इंडिया का। किसका संपादन किए थे? यंग इंडिया का। और कॉमनवेल्थ का किए थे एनी बेसेंट ने। और ये जो बंगाली है, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। काउंट काबूर
को विक्टर इमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर इमानुअल ने इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कहाँ की बात है ये? तो इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। आपको याद रखना चाहिए। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था मेटरनिख ने। ठीक है, मेटरनिख सम्राट था, राजा था, इसी ने किया था। आगे देखिए, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? आप जानते ही हैं, रूस के शासक को जार कहा जाता था, और जब उसे मुक्ति मिला लेनिन के नेतृत्व में, मालूम है आपको, बोल्शेविक पार्टी के नेता, तो उसके बाद फिर कुछ विद्रोह हुए, तो उनको दबाने के लिए चेका नामक क्या हुआ? तो एक संगठन की स्थापना की गई थी। यह कहाँ की बात है? रूस की बात है जी। रूस देश है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और रूस के राष्ट्रपति अभी कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन में ज़बरदस्त मार मचा हुआ है, युद्ध हो रहा है कितने दिनों से। युद्ध है होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जान माल का नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? क्वेश्चन नंबर 38, सही जवाब है 1980। कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। कब? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान एक मिनट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था आपको 1868 में। और किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। और राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना लगाया था? तो उस समय लगाया था 1868 में 20 रुपया। ठीक है, मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। रफ्त गुप्तार भी इन्होंने लिखा था, ये अब ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? मार्शल ने, कुजनेस ने, पिगू ने, या एडम स्मिथ ने? मालूम है अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ ने क्या दी थी? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए, मानव विकास सूचकांक में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सबका किया गया, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और शिक्षा, सभी को किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, नीति आयोग करती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये नीति आयोग का गठन हुआ ना। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंध रखते थे। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर चलते हैं, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा है आपको क्रोना। ठीक है, यह ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक। कहाँ है? भारत की मुंबई शहर में है। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और भारत की राजधानी दिल्ली मालूम ही है आपको। यह देखते हैं, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो मालूम होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो आप जानते ही हैं, भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ये खनन शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन है? तो खनन। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप जानते होंगे, बात बात में यूज किया जाता है हॉलमार्क का। हॉलमार्क का लगा हुआ सोना बेहतरीन होता है, तो हॉलमार्क का
किया जाता है। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो यहाँ पर देख लेते हैं आप, 1954 में किसका किया था? तो ये हो जाएगा ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न रहा, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाएगा किसमें? तो यह कृषि क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, मौसम के हिसाब से कृषि होता है ना, तो कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी लाभ के लिए होता है, मूल्य तंत्र होता है इसमें, और साधनों का निजी स्वामित्व होता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसी टाइप का प्रश्न मैट्रिक में आएगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, तो आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत का संबंध है आपको राजस्थान राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कुड्डनकुलम परमाणु विद्युत गृह। आगे देखें, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि को आपको किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि से जाना जाता है। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो डेक्कन ओडिसी चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता 1953 में। ठीक है, जब आज़ाद होगा तब ना, 47 में तो आज़ाद ही हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री मालूम ही होगा, जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो इन्नौर बंदरगाह हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पता ना, दक्षिण भारतीय राज्य है। और किस यहाँ पर देखते हैं, भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, सॉरी बिहार की प्राचीनतम नदी, तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। इसको भी ध्यान रखेंगे, वीवीआई इसको मान लेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछे। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी सोन नदी घाटी परियोजना। आगे चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपको, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी आपको मालूम ही होगा देहरादून। इसकी स्थापना कब हुआ बताइए? उत्तराखंड की स्थापना तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कंपटीशन के लेकर के भी और एग्जाम से तो है ही। तो इसका वो था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा 7%। इसको भी इम्पोर्टेंट में आप लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा 7%। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो ये सभी हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोई में, असम के डिगबोई में। ठीक है, यह कारखाना अवस्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है, यह भी आपको मालूम होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन के लिए। आगे चलते हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो खाद्य फसल तो चावल गेहूं दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से चावल है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल हो जाएगा। जूट के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, भारत अग्रणी है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पर चीन है। तो आपको ध्यान रखना है। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क में अग्रणी उत्पादक है? मतलब लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है आपको उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी मालूम है भुवनेश्वर,
और उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो ये भागलपुर, सिल्क सिटी, यहाँ पर इंग्लिश भी देख सकते हैं टर्म। विच इज कॉल्ड द सिल्क सिटी ऑफ बिहार? इट इज राइट आंसर भागलपुर। ठीक है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, मालूम होना चाहिए। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? जानते ही भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से। ठीक, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? मालूम है, बिहार में हर साल लगभग उत्तर बिहार में बाढ़ आते रहता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, मालूम है ना। बिहार में जो भी हिमालय तरफ से नदियाँ आती है वो हर साल बाढ़ का कारण बनता है। आगे चलते हैं, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध फ्रेंड्स है कोसी नदी पर, वही बिहार का शोक, मालूम है। ऑन विच रिवर इज द कुशा एम्बैंकमेंट लोकेटेड? तो वही कोसी हो जाएगा। सतलज नदी कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो यह है गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। यहाँ देखिए, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक सब हो जाएंगे स्थानीय स्वशासन, गांव मोहल्ले और स्वयंसेवी संगठन भी, सभी हो जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, देख लीजिए। तो ये देखते हैं, दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, इनमें से सभी। तो राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? सभी के लिए। क्या होगा? सभी के लिए। लगभग हम लोग अंतिम दौर में है, कुछ और क्वेश्चंस है तो आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, परीक्षा में याद रखेंगे, अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी मदद करेगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये आपको मालूम होगा, ध्यान होगा अगर आप, और नहीं तो आप पेपर मैगजीन की वजह से जानकारी होगा ही, किताब में भी देख सकते हैं आप। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, हिंद महासागर में। हम लोग उस समय देखा था, काफ़ी विभीषिका आई थी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेंगे, VVI क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्जामिनेशन, 1934 में। कब? 1934 में। अब आ जाइए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो फ्रेंड्स ये जापानी का शब्द है। किसका है? जापान। जापान एक देश है ना, एशिया का देश है, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और भी जो विषय का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है उस सब का आंसर एक्सप्लेन के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। तो आप खास करके इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, बताएंगे कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।